मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है। तमाम साथियों से सलाह मशवरा किया, मैंने अपने साथियों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्फिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म होंगे। वेलकम टू न्यूज़लैंड में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो चुका है और अब अंदेशों के बादलों में अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जितने नाम सामने आ चुके थे और जिस तरह की चहमगोइयाँ जारी थीं, उन सब में काकड़ साहब का नाम आना यकीनन एक सरप्राइज़ है। और उससे भी बड़ा सरप्राइज़ ये कि ये नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने दिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्तफाक किया। अब बुनियादी सवाल वही है कि क्या 90 रोज़ में इंतखाबात का मरहला खैर व आफियत से तय हो जाएगा। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ कल अदालत आलिया ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। 53 रोज़ के बाद महफूज फैसले को असेंबली की रुखसत के ऐन बाद सुना दिया गया। इस पर बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मजीद भी ऐसा कोई फैसला आ सकता है जिससे आउटगोइंग हुकूमत के जिम्मेदारान के लिए कोई मसला पैदा हो सकता है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए गए तो क्या अब उस फैसले की तौहीन पर भी अदालत कोई एक्शन ले सकती है। मजीद ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ की वापसी का मामला मजीद खटाई में डाल दिया है, या जैसा कि एक दफ़ा फिर दावा किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ आइंदा माह वापस आ रहे हैं और ये भी कि उनकी वापसी से इस कानून का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI के जो पहले ही अपने बयानी और मुबैना करप्शन केसेस की नज़र हो चुके हैं, आगे उनकी मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं और सियासत में उनकी वापसी अब क्या नामुमकिन हो गई है। इस पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। साथ साथ शर्मिला फारूकी साहिबा हमें कराची से ज्वाइन करी हैं। थैंक यू शर्मिला फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। और अहमद पंसोटा साहब भी हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू अहमद। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ अताउल्लाह साहब आपसे। तारड़ साहब, ये बताइए कि सुबह तक जब बातें हो रही थी और चहमगोइयाँ और आपसे सुबह मुलाकात भी हुई, तो ये तो नाम कहीं ढका छुपा, कहीं एक अद्धा कोई बात वो उस तरह वो आ रहा होगा, कोई नहीं था उस तरह सर्कुलेशन में नहीं था। पिछले कई दिनों से जो सर्कुलेशन में नाम थे वो उससे बहुत मुख्तलिफ थे। He is a dark horse, if I may say so. Absolutely. So, were you surprised? प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और मैं प्लेजेंटली इसलिए कहूँगा कि खुशगवार हैरानगी इस बात की है कि बलूचिस्तान के सूबे से उनका ताल्लुक़ है। और देखिए, बहुत माजी में भी बातें होती रहीं। एक ज़माना था प्राइम मिनिस्टर भी पंजाब से, स्पीकर असेंबली भी पंजाब से, सदर भी पंजाब से। तो बलूचिस्तान की महरूमियों को देखते हुए और वहाँ पे जो मसाइल हैं उनमें इजाफा ही हुआ है, कमी वाकई नहीं हुई। तो आई थिंक ये एक लेकिन निगरान वजीर आला कैसे जो है, ये एक सिंबॉलिक हो सकता है, बट उसने क्या करना है, उसने इलेक्शन कराने हैं। बट देखिए, इलेक्शन करवाने के हवाले से और जो डे टू डे उमूर चलाने हैं, तो आई थिंक एक बलूचिस्तान की अगर सूबे की नुमाइंदगी हुई है तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये, अगर आप काकड़ साहब का एक करियर देखें तो उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया और एक जो सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक रही हो शख्सियत, उसको आज़ादी इज़हार राय के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा बर्डन एक फ़ील होगा। एंड आई थिंक उन पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो आई थिंक इससे बेहतर चॉइस हो नहीं सकती थी। और एक जो सीक्रेसी रखी गई या ओवर टाइम जो एक कंसल्टेशन हुई, वो ज़रूरी थी कि एक हसास मामले से जो हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं तो उसमें सीक्रेसी ज़रूर मेंटेन की जाए। तो आई थिंक ये एक ऐसा नाम है जिस पे शायद हमारे मुखालफिन भी तनकीद ना कर सके। एंड ऑब्वियसली बाप पार्टी उनकी भी एलाय रही है, हमारी भी रही है, इन बिटवीन भी रहे हैं। तो आई थिंक एक ऐसा नाम है जिस पे शायद कोई उंगली नहीं उठा सकता। शर्मिया साहिबा, प्लेजेंट सरप्राइज, वर यू आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज जब आपको काकड़ साहब का नाम जो है वो सुनने में आया? Yes, Maria, I was pleasantly surprised। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले
एक शख्स की नुमाइंदगी हुई है। और आई थिंक जिस तरह अभी तारड़ साहब ने भी कहा कि एक ऐसा सूबा जहाँ हमें मालूम है कि महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, शिकायत बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे सूबे को नुमाइंदगी देना एक अच्छी रिवायत है। दूसरी चीज़ ये है, ही इज़ अ नॉन कंट्रोवर्शियल मैन। मतलब हम सब सरप्राइज हुए और प्लेजेंटली सरप्राइज हुए, और किसी किस्म की भी कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है इनके बारे के अंदर। जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, सियासतदान भी हैं, सबके एलाइज में भी साथ रहे हैं। So by and large he is well liked, and I feel that he is a man of integrity, which is most important, because एक बड़े ही मुश्किल वक्त के अंदर वो एज इंटरम चीफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और इलेक्शंस कब होने हैं, कैसे होने हैं, क्या तारीख आनी है, ये अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। लोगों के दिमागों में बहुत सारे अवहाम हैं। सो ऐसे वक्त में एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी का आना, एक छोटे सूबे से नुमाइंदगी आना, और यू नो ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जर्नलिस्ट हुए, फिर बिल्कुल यू नो पार्टी को चेयर करी, और फिर यू नो सेनेटर बने, और हमने कभी सुना नहीं इनके बारे में एज सच कि यू नो इवन सेनेट में कोई एज सच हमने नहीं सुना कि बहुत ज़्यादा वोकल थे या कोई ऐसी कोई चीज़ थी। सो एक क्वाइट पर्सनैलिटी, यू नो, एंड आई फील कि अभी जो एक माहौल बना हुआ है, एक बहुत ही वॉलेटाइल सा माहौल है, उसमें एक ऐसी पर्सनालिटी का लाना भी एक कामिंग फैक्टर मुझे नज़र आता है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड, और होपफुली ये अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, और जो हम सब की ख्वाहिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें अपना एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। अच्छा अता साहब, ऑफ कोर्स जैसे आपने राइटफुली पॉइंटेड आउट, इवन जो पीटीआई या उनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वहाँ से बड़ा जो है वो पॉजिटिव ट्वीट्स जो हैं वो आ रही हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेलकमिंग इट। सो आई मीन देयर इज नो डाउट दैट यू नो ही इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल क्वार्टर्स, अक्रॉस द बोर्ड, टू ऑल क्वार्टर्स ही इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन द $1 million क्वेश्चन इज़ कि इतनी सीक्रेसी जो है ये क्यों रखी गई? वॉज ही नॉट द इनिशियल चॉइस? एंड यू नो बाद में, बिकॉज यू वर पुशिंग फॉर योर कैंडिडेट, डार साहब का नाम किसी ने पहले कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया, टेस्टिंग वाटर्स चल रहा था कि क्या हो रहा है, लाइकवाइज और नाम जलानी साहब का था। सो क्या आई मीन हर पार्टी अपना जो है वो पुश कर रही थी, और वो जब नहीं हुआ और नहीं चली किसी की, और एक नाम जो है उसको लेना पड़ा। तो देखिए, अगर ऑन अ लाइटर नोट, अगर हमारी अब भी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ अगर हम कंसल्टेशन करके कंसेंसस कैंडिडेट ना दे सकते, तो ये तो बड़ी सितम ज़रीफ़ी होती, तारीख का जबर होता। वैसे अगली दफा लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे या आपकी बेंचेस पे बैठे होंगे? देखिए, अब ये डिपेंड करता है वो किस पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं। बट देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो शायद नहीं, मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि अगर अब भी कंसेंसस ना हो सकता, जी बिल्कुल, तो फिर तो हमें कोई और काम कर लेना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। तो सीक्रेसी इसलिए कि देखिए, टाइम से पहले नाम निकलने से चैमगोइयाँ, रूमर मॉन्गरिंग, लॉबिंग, ये सारी चीज़ें दे कम इनटू प्ले। और इस लेवल पे जब इतने नाजुक हालात हों, IMF का आपका अग्रीमेंट तय पा गया हो, केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसकी एग्जीक्यूशन को इंश्योर करना हो, आपके बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपने अपने GSP प्लस स्टेटस को मेंटेन करना है, आपकी रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, तो ऐसे नाजुक मोड़ के ऊपर अनसर्टनिटी जो होती है ना डॉक्टर साहिबा, अनसर्टनिटी आई बिलीव इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। वो क्या करती है कि वो फिर चीज़ों को अनस्टेबल कर देती है, और अनस्टेबल जब आपकी इकोनॉमी होती है, आपकी पॉलिटिक्स होती है, तो उसका नुकसान मुल्क को होता है। तो आई थिंक ये अच्छा रहा कि बहुत ज़्यादा बात बाहर भी नहीं निकली, और एक कंसेंसस कैंडिडेट, एक बैलेंस कैंडिडेट, एक एक्सेप्टेबिलिटी वाला कैंडिडेट जो तमाम लोगों को काबिल कबूल है, वो सामने आ गया। वैसे तो संजरानी साहब का भी ताल्लुक बलोचिस्तान से है, मैं सोचा था आप ये सवाल करेंगी कि वो भी ऑब्वियसली रन में थे, एंड ही वुड हैव बीन अ गुड कैंडिडेट, वो भी सबको काबिल कबूल है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कहा नहीं, मैं उनका नाम आउटराइटली जो है वो नेगेट तो नहीं कर रहा। तो वो भी थे, ही वाज इन द रन, एंड वो भी बलोचिस्तान से थे, गुड चॉइस अगेन। और उनका देखिए ना, बट ही इज कंट्रोवर्शियल एज कंपेयर टू काकड़ साहब। जी, काकड़ साहब तो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल है ना, बट अगर आप संजरानी साहब का भी देखें कि PTI के साथ अभी भी हाउस के अंदर भी उनके तमाम सेनेटर्स जो है जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक हो, उनका एक अच्छा खुशगवार किस्म का एक ताल्लुक है। तो आई बिलीव कि इससे बेहतर नाम हो नहीं सकता था, और इससे बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो सकती थी। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को एक चीज़ का क्रेडिट जाता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट उन्होंने करके देखा। ये एडमिनिस्ट्रेटर का एक टैग लगा हुआ था कि जी ये पुल बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनाते हैं, बस ये वही हार्ड हैट पहन के तो वो नक्शे के सामने खड़े होकर ब्रीफिंग लेने वाले शहबाज शरीफ है। नो,
दैट परसेप्शन हैज़ चेंज्ड। क्या हुआ है कि अब शहबाज शरीफ वो हैं जिन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है, जिन्होंने आर्मी चीफ के फैसले से लेके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तक के फैसले में अपना किरदार अदा करके मशावरत के साथ ऑल अक्रॉस द बोर्ड कंसल्टेशन के साथ सबको राजी रख के ये फैसला किया है, एंड व्हिच इज क्वाइट कॉन्ट्ररी टू हिज पर्सनालिटी। आज खुद भी माना उन्होंने कि मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं इस तरह काम नहीं करता। अच्छा, शर्मिला साहब की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहब, आपने भी ये भी बात की, एंड ऑफ कोर्स जिस काम के लिए वो आए हैं वो ये कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट 90 दिन में इलेक्शन जो है वो करवा सकें। क्या आपको लगता है कि ही विल बी एबल टू मैनेज दैट, बेयरिंग इन माइंड ऑल द ग्राउंड रियलिटीज? देखिए मारिया, इलेक्शन कराना जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इस वक्त जो एक बड़ा हर्क्यूलिन टास्क है इलेक्शन कमीशन के सामने, दैट इज़ डीलिमिटेशन, और दैट इज़ प्योरली देयर जॉब। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट तो अभी डे टू डे अफेयर्स चलाएगी, कोई एज सच कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं होगा। इन्होंने उस वक्त तक अपना कलीदी किरदार अदा करना है जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, और इलेक्शंस के दौरान अमन अमान को बरकरार रखना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करवाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये इनका काम है। सो आई फील कि ये काम तो मेरा ख्याल है बखूबी इनको कर लेना चाहिए। और अच्छी बात ये कि कहीं पर कोई स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन इनकी नहीं नज़र आ रही। अगर बिलफर्ज इसहाक डार होते तो ये तो कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है PMLN से, या गिलानी साहब होते तो बहुत स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है पीपल्स पार्टी से, तो बाकी जो जमातें हैं शायद उनको इस पर शदीद एतराज़ होता और होना भी चाहिए था। सो यहाँ पर इनकी कोई स्ट्रॉन्ग एज सच एफिलिएशन नहीं है। सो आई फील के अगेन एज आई सेड अर्लियर के मैन ऑफ इंटेग्रिटी, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई एज सच कोई इशू नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। अच्छा अता साहब, क्या एक और चीज़ जो, एक तो ऑब्वियसली उनका मैंडेट यही है कि उन्होंने फैसिलिटेट करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक रीज़न है कि जो मतलब केयर टेकर छोटे सूबे से तो हैं, अगेन आई वुड से इट्स सिम्बॉलिक, इट्स अ गुड, इट्स वेरी गुड फॉर ऑप्टिक्स, बट एज सच मतलब उस सूबे का इस तरह फैसिलिटेशन कुछ हो नहीं सकेगा बिकॉज वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने क्या करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या ये भी आपको एक चीज़ नज़र आती है कि कुछ बहुत मुश्किल फैसले होने हैं वीज़ा विद इकॉनमी, जैसे आपने भी IMF की बात की, वो चीज़ें आगे लेके चलनी है जिससे मज़ीद इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। तो एक ऐसा आदमी सेनेटर हैं, वो उनकी कंस्टिट्यूंसी उस तरह नहीं है, उनकी पॉलिटिकल स्टेक्स उस तरह नहीं है, सो इट्स ईजियर। देखिए मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उनका ताल्लुक़ एक जमात से है, उस जमात के पास वजारत आला भी रही है, ये उस जमात के मरकज़ी तर्जुमान भी रहे हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के स्टेक्स भी हैं जनरल इलेक्शंस में। उन्होंने नेशनल असेंबली के, सूबाई असेंबली के कैंडिडेट्स भी फील्ड करने, खुद उनका कोई हल्का नहीं है। बट आई थिंक देखिए स्टेक्स तो पॉलिटिकल रहेंगे, एंड एज अ पाकिस्तानी और जो उनका प्रोफाइल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेस्ट इंटरेस्ट में फ़ैसले करने की वो काबिलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं। मुश्किल फ़ैसलों की जहाँ तक बात है, देखिए IMF के साथ अगर मुआहदा ना होता तो एक डिफ़ॉल्ट का रिस्क रहता, एक अनस्टेबल इकॉनमी रहती। अब क्या हुआ है कि डिफ़ॉल्ट का रिस्क ख़त्म हो गया, मुश्किल फ़ैसले आगे केयर टेकर गवर्नमेंट को भी करने पड़ेंगे, मगर ये शॉर्ट टर्म मुश्किल फ़ैसले लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। साहब मेरा मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर पेट्रोल की प्राइस दोबारा बढ़ती है, इस दफ़ा डार साहब विल नॉट बी द पंचिंग बैग, बिकॉज आपको ऑलरेडी पॉलिटिकल कैपिटल बहुत आपने लूज़ कर लिया, मजीद आपका नहीं होगा। एक ऐसा शख्स जिसकी अगेन हल्का अपना उस तरह नहीं है, वो सेनेटर हैं, उनको उस तरह पॉलिटिकल ब्रंट नहीं इसका बेयर करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल ब्रंट तो नहीं बेयर करना पड़ेगा, मगर ये फिर अवाम ने ये चॉइस करनी है कि 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तब इकॉनमी के क्या हालात थे। एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ हो रही थी, मोटरवेज बन रही थी, बिजली के मंसूबे लग रहे थे। टू आवर क्रेडिट देखें ना, लाहौर कराची मोटरवे कंप्लीट है 90%। हमने 16,000 मेगावाट बिजली लगाई इस मुल्क के अंदर। इतने मंसूबे हम करके गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 4 साल में जो ऑपरेशन कप्तान, गोगी, बुशरा, बुजदार था, उस ऑपरेशन के क्या खौफनाक नताइज मुरतब हुए, और हर बात का इलाज ये था कि ट्रैक्स पहन के, काली ऐनकें लगा के शाम को तर्जमानों का इजलास हो रहा है। इन्होंने 4 साल किया क्या? अल्लाह करे कोई इस मुल्क में खुदकुशी ना करे, मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा।
इन्फ्लेशन हम 4% पे महंगाई छोड़ के गए थे, प्रोजेक्टेड एट 2%। इन्होंने क्या किया, अच्छा हर बात पे कोविड की आड़ लेते हैं जी, कोविड आ गया था जी, हमने कोविड में मैनेज किया। कोविड में आपने क्या मैनेज किया है? एक मुझे बता दें, इन्होंने कोई एक बड़ा मंसूबा लगाया हो, कोई एक ईंट लगाई हो, कोई एक इकॉनमी की बेहतरी के लिए कोई स्टेप लिया हो? वो तो कहते थे कि मुझे करेंसी का रेट या टीवी से पता लगता है या बीवी से पता लगता है, मतलब यू नो दीज वर हिज वर्ड्स। एक नॉन सीरियस किस्म का कैरेक्टर जिसकी सारे फाल निकाल के और कोई आई डोंट नो कोई अमल करके जो हुकूमत चलाता हो, न्यूक्लियर स्टेट का एक प्राइम मिनिस्टर जो 11 बजे दफ्तर जाता हो, 5 बजे घर आता हो, और वो सारे फैसले उनकी अहलिया मोहतरमा उनको ना सिर्फ डिक्टेट करें बल्कि वो बताएं कि ये ऐन से उस्मान बुज़दार होता है और अब प्रेशर बिल्ड करना है, अब अदलिया पे हमला करो, अब फलां पे हमला करो। तो मैं समझता हूँ ये बात मुनासिब नहीं है कि ये 4 साल का भी एनालिसिस लोगों को करना होगा कि इन 4 साल में क्या हुआ, हमारे दौर में चीनी सदर का दौरा किसने रोका, हम क्या कर रहे थे और हमें किसने किस काम से रोका, तो ये हालात आज वाले पैदा हुए। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हमारे आ चुके हैं, उन पर जो है वो बात हो रही है, अनवारुल हक काकड़ साहब पे बात हो रही है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा काम उनका ये है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सकें। जैसे उन पर अभी कोई उंगलियां नहीं उठ रही हैं, सब उन पर बहुत खुश हो रहे हैं, आने वाला इलेक्शन जो है उस पर भी कोई उंगलियां ना उठा सके। आप क्या समझते हैं, विल ही बी सक्सेसफुल इन दिस एंडेवर? जी आप कैन यू हियर मी? जी कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू अहमद। जी देखिए, जहां तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है और जिस तरह के इंटरिम चीफ मिनिस्टर पंजाब में है, इसी तरह इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का जो बुनियादी काम है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर सिर्फ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बेचारे के बस की बात नहीं होगी, ये बात उससे बियॉन्ड जाएगी और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी यूनाइट होना पड़ेगा। जितने पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जिसमें PMLN भी है, PTI भी है, तमाम फोर्सेस हैं, उनको भी इस डिमांड को बड़ा स्ट्रांगली रखना पड़ेगा। They will not be allowed to simply say कि जी whatever decision he takes he'll agree to it। या अगर फॉर सम ऑड रीजन अगर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि उनकी दानिश में इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे पीछे किया जाए या बढ़ाया जाए, उसको भी सबको अपोज करना है। तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना जी पाकिस्तान में, इसके पीछे तो बहुत सारे मामलात हैं। इसमें सिर्फ बेचारे काकड़ साहब की बस की बात नहीं होगी, लेकिन आई होप कि ही इज एबल टू डिलीवर। और बाकी जहां तक उनके नाम की बात है, ठीक है, इस वक्त के एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस ने इसको डिसाइड किया है, एंड इफ ही इज अपॉइंटेड इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल डिलीवर। गुड। अहमद साहब, क्या आपको इलेक्शन 90 दिन में होते नजर आ रहे हैं? वो तो खैर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जो इस वक्त हल्का बंदियां और वो सारा काम होना है, उसमें टाइम तो आगे ही तजावुज़ ही करेगा मोस्ट लाइकली। देखिए जी, बात ये है कि इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस अगर तो पंजाब गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को आप फॉलो करें तो फिर तो बिल्कुल 90 दिन में होते हुए नजर नहीं आ रहे। और पंजाब गवर्नमेंट के इलेक्शंस के सामने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, और इस टाइम तो ज्यादा बड़ी बंदिश होगी ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू इंश्योर कि इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन टाइम। तो अगर इलेक्शंस नहीं होते तो वो मेरा नहीं ख्याल। सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद शर्मिला साहब की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक। आफ्टर द ब्रेक शर्मिला साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त इश्यूज आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है, इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर भी लग रहा है, जो PDM की आउटगोइंग हुकूमत है उस पर लग रहा था कि इमरान खान साहब की जो है वो विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं या उनकी मुश्किलात में कुछ जो है वो कमी वाक़ई हो सकती है? देखिए मारिया, एक चीज़ तो मेरा ख्याल है कि किसी को इसमें अभाव नहीं होना चाहिए, और इट इज़ प्योरली एज़ पर लॉ कि सज़ा या जज़ा का तयन PDM नहीं करती या कोई हुकूमत नहीं करती, उसके लिए जुडिशरी कायम है। और इमरान खान साहब अगर कोई चीज़ ख़रीदेंगे और बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और बीइंग एन MNA एंड देन अ प्राइम मिनिस्टर, और अगर वो चीज़ छुपाएंगे और अपनी इनकम छुपाएंगे तो फिर कानून तो हरकत में आएगा।
یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے سارے اثاثے جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانے پڑتے ہیں. اگر دیکھیں توشہ خانہ سے کوئی چیز خریدنا ایز پر لا وہ غلط نہیں ہے, وہ دیٹ از ناٹ اے کرائم, لیکن اس کو بیچ کے اس کے جو انکم آئی ہے جو کمائی نہیں کرتی. میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ جی ہمیں اٹک جیل میں جو ہے آپ نے کہا نا مشکلات, ان کو اتنی مشکلات نہیں ایک سیکنڈ, ان کو جو مشکلات پہنچ رہی ہیں یا پہنچی ہیں وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے. اس میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جماعت اسلامی کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. دیٹ از ایز پر لا. الیکشن کمیشن نے ایک کیس اٹھایا, وہ اس کا فیصلہ ہوا, تمام چیزیں, اور پھر جیل کے اندر دیکھیے جیل ہوتا ہے, جیل کے اندر ایز پر مینیول آپ کو سہولتیں ملتی ہیں. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لاڈلے ہیں اور آپ کو گھر سے جو ہے وہ ایل سی ڈی پرووائڈ کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا نا. ہم سب جیل میں رہ چکے ہیں, وی نو واٹ جیل از, اور جیل میں کیا ہوتا ہے اور جیل میں کیا سہولتیں مل سکتی ہیں. بالکل, لیکن آپ کی ایجوکیشن, آپ کے سوشل اسٹینڈنگ کے حوالے سے اٹک قلعہ بھی ہے. بالکل ہے. ہاں جیل ہے نا, جیل رہے ہیں, اڈیالہ میں رہے ہیں لوگ. ایک کلاس موجود ہے, لیکن طاہر صاحب آپ لانا نہیں چاہتے. دیکھیے ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہمارا اس سے کو لینا دینا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے رولز چینج کیے پریزنٹ کے. رانا ثناءاللہ صاحب وہ کچھ چینی وغیرہ تو نہیں پھینکوا رہے؟ نہیں, مطلب دیکھیں نا اب یہ کتنی ابسرڈ بات ہے. مطلب دن میں وہ کہتے ہیں مکھیاں ہوتی ہیں, رات کو کیڑے ہوتے ہیں. مطلب وہ احمد فراز نے کہا تھا نا, دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں, رات کو جگنو اسے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. یہ تو اس طرح کا کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, کون اتنا ہے کہ وہ چینی پھینکوائے گا. انہوں نے دیکھے نا منشیات ڈالی, لوگوں کو بند کیا, قطع نظر اس بات سے کہ شہزاد اکبر صاحب اللہ معاف کرے, اللہ سے ڈر کے رحم مانگ کے, کہتا ہوں کل وہ آپ دیدہ ہو گئے ایک ویلاگ کے اندر خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے. یہ جو ABC کلاس ہے خان صاحب نے ختم کی تھی, لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ. خان صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا ایک بیٹر کلاس ہوگی اور ایک آرڈنری کلاس ہوگی. اب صرف 2 کلاسز ہیں, ایک بیٹر کلاس ہے اور ایک آرڈنری کلاس ہے. ختم انہوں نے خود کی. 6/10 کی سزائے موت کی چکیوں میں لوگوں کو رکھا, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا ٹی وی اتار دوں گا, اے سی اتار دوں گا, کھانا بند کر دوں گا, دوائی بند کر دوں گا. یہ کون ہے, یہ چور ہے, یہ وہاں پہ فیسلٹیز لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں فیسلٹی دو. کسی نے گلہ شکوہ نہیں کیا, کسی نے درخواست نہیں ڈالی, کسی نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ وزیر اعظم ہاؤس کا اور مشیر احتساب شہزاد اکبر کا کام نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے جیلوں کے حالات کنٹرول کرتے. پنجاب حکومت کے بھی آگے ایک ڈپارٹمنٹ, ہوم ڈپارٹمنٹ کا آگے سے ایک سب ڈپارٹمنٹ پریزن ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے لیڈران کو اٹک جیل سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دریائے اٹک کے کنارے اٹک قلعہ بھی ہے, وہاں بند رکھا گیا. ہم تو شکوہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ سسرال نہیں گئے ہوئے, مکلاوے پہ نہیں گئے ہوئے, آپ جیل گئے ہیں, آپ نے چوری کی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ چوری کریں گے؟ اور چوری ایک طرح کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, لیٹ می ایکسپلین. آپ نے گفٹس انڈر ویلیو کروائے جن کی قیمت زیادہ تھی, اس کو مہنگا بیچا, جعلی رسیدیں بنائیں, اس کے پیسے آپ کھا گئے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جیلوں میں کیا سلوک ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹم میڈ آپ کا کوئی بہت عالی شان قسم کا کوئی کیبن بن جائے, ہو نہیں سکتا نا. درخواست ضرور دیں. ہمارا تو اب ہم گورنمنٹ سے بھی نکل آئے ہیں, ہم گورنمنٹ میں تھے بھی تو ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا. بٹ یہ عام قیدی کے مسائل ہوتے ہیں, مکھیوں کی مکھیاں آتی ہیں. آپ نے لوگوں کو زمین پہ سلایا کہ جس کی کمر خراب کرو. لیکن طاہر صاحب اگر اٹک اور اڈیالہ کا فیصلہ کرنا ہے وہ تو آپ کے پاس آپشن تھی نا کہ آپ کر سکتے تھے. یہ کیوں فیصلہ ہوا؟ کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی بہت بہتر مینج ہو سکتی تھی. سیکیورٹی obviously بہتر مینج ہو سکتی ہے, اور اٹک کوئی مطلب اللہ معاف کرے کوئی ایسا بھی بیکورڈ ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ پتہ نہیں ان کو کالے پانی بھیج دیا ہے. بی کلاس اٹک جب آپ کہتے ہیں نا, لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ غالباً یہ اٹک قلعے کی بات ہو رہی ہے. اب اگر بیٹر کلاس چاہیے, ایک درخواست انہوں نے ڈالی ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, ہمیں ڈالنا آپ کی توہین تھی تو آپ ہمیں نہ ڈالتے. انٹیریئر سیکٹری کو لکھیں درخواست کہ جی ہمیں آئس باکس چاہیے, واٹر کولر چاہیے, پنکھا چاہیے, کرسی چاہیے. میری جو اطلاعات ہیں ان کو کرسی, میز, بیڈ سب کچھ وہاں موجود ہے میری اطلاعات کے مطابق, اور یہ میری اپنی اطلاعات ہیں. اب وہاں پہ اب ویلاگز کیا ہو رہے ہیں, ٹک ٹاک آپ کھولے نا کبھی. خان صاحب نے آج خطاب کیا قیدیوں سے, قیدیوں نے تالیاں بجائی. قیدی ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے علیحدہ رکھا گیا ہے. جتنی خبریں ویلاگرز اور یوٹیوبرز اس وقت دے رہے ہیں خان صاحب کی, وہ مطلب اب ان کے مصدقہ اطلاعات ان کے وکیل پنجوتھا صاحب دے رہے ہیں کہ جی مکھیاں ہیں, کیڑے ہیں. اب میں پنسوٹا صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. پلیز ضرور لیجیے. کیا احمد صاحب یہ کیا صرف خصوصاً جو ہے یہ صرف
मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई जो है वो रोल नहीं होता, चाहे वो मतलब अटक जाएं, अडयाला जाएं, और कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इसमें? मैं तो जी जरूर कमेंट करता, रोल होता नहीं होता, बट चूंकि मेरे प्यारे भाई ने कह दिया तो आप पता, इसको इनकी बात को तो मैं डाउट नहीं करता, इसके साथ मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करने वाली है वो ये है कि इस ट्रेंड को आपने चेंज करना था इस फेडरल गवर्नमेंट ने। यही काम नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, यही काम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ था। मैं केस के मेरिट से हट के बात कर रहा हूँ। यही काम एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हो गया है। सवाल ये है कि आपके मुल्क में तवातर से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्रिवलेस कन्विक्शंस जेलें सर्व कर रहे हैं, जेलें सर्व कर रहे हैं। अब वो जो अपनी सेंटेंस सर्व कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे काजी फायद ईसा साहब की एक अपनी जजमेंट है जिस पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ केस है गालिबन, जिसके अंदर जो मेयर डिक्लेरेशन का इश्यूज है वो पार्लियामेंटेरियंस की हद तक, वो तो वैसे ही उन्होंने उनको एक नॉन सीरियस इशू बना दिया। बट मैं इस पर एक जनरल और होलिस्टिक बात करूंगा, केस के मेरिट्स पर बाद में आता हूँ। मेरे से बेहतर आप सब लोग समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस है नहीं है, बट मैं ये जरूर समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को वन वे और दी अदर किसी ना किसी तरह इन मामलात से सब्जेक्ट किया जाता है, और ये किसी ना किसी टाइम पर पॉलिटिकल फोर्सेस को खड़े होकर इस चीज को अपोज करना पड़ेगा। ये इशू मक्खियों का, कीड़ों का, कमर दर्द का, इन सारी चीजों का नहीं है। ये इशू है डिग्निटी का, आर्टिकल 14 का। राइट टू डिग्निटी हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। हो सकता है ये ज्यादा तंग हो सकता है पिछले ज्यादा तंग हो, लेकिन अगर आपने उनको फ्रिवलेस कन्विक्शंस पर, और तमाम प्राइम मिनिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, किसी को आप सजाए मौत दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, तो उसका नुकसान होगा आपके पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटिकल फोर्सेस कभी इवॉल्व नहीं कर सके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं लोगों ने डिलीवर करना है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की अगर से नहीं भी थी तो दे शुड हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल एटलीस्ट इन ट्राइंग। कलाम की माफी चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि साइफर का केस जो अब आगे बनने, मतलब जो जिस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, जो हकायक अब आ रहे हैं जहां से लीक हो रहे हैं, वो एक फ्रिवलेस केस है, या फिर जो अंडर वैल्यू करके गिफ्ट बेचना है तोशा खाना का, ये एक फ्रिवलेस केस है? क्या आप समझते हैं आयु सिंह की फ्रिवलेस केसेस हैं सारे, इनका कोई मतलब कोई? जी मुझे इसलिए कहने में प्रॉब्लम नहीं है फ्रिवलेस केस है कि जब पैनामा की जजमेंट आई थी तो अगर आपको याद हो तो इस मीडिया पर ये लगता होता था कि जैसे पाकिस्तान में ईद उल फितर का मामला है, लेकिन उसके बाद आपके सामने ही वो जजमेंट सेटिसाइड हुई। मैंने नहीं की, कोर्ट्स ने की। उसी जजमेंट के ऊपर आप लोगों के व्यूज सुनते थे और आए। इसी तरह ये जजमेंट्स आज, मैं बजाय इसके कि मैं इसके मेरिट्स पर कमेंट करूं, ऑफ कोर्स उसमें दोनों साइड्स होंगी। आप आज से मे बी 5-6-7 इयर्स बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आपको फैसले नजर हो जाएंगे। हाँ, मैं इस दफा पहले होती थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस दफा पॉलिटिकल क्लास को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, और मैं बहुत देर से इस चीज का हामी हूँ। मैं किसी एक बंदे की बात कर ही नहीं रहा, बिल्कुल। फिर आपकी डिबेट इस तरफ चली जाती है कि मेरिट्स ऐसे हैं वैसे हैं। तारड़ साहब कहेंगे कि इस केस के मेरिट्स ऐसे में हो सकते हैं, डिफरेंट। मैं देखिए छोटा सा बड़े काबिल एहतराम है, अच्छी बात की, बट दैट शिप हैज सेल्ड। ये होना चाहिए था, और ये सियासतदानों का काम नहीं है कि जेलों के मामलात को कंट्रोल करें। काश ये शुरुआत हो गई होती इसकी किसी वक्त पे, बट अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। तो अब उन्होंने जो किया था वो अब हम भी करेंगे। नहीं, हमने तो मुदाखलत की नहीं। बिल्कुल ऑफ कोर्स। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है इस बड़े सच्चे नोट पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मीला साहिबा की तरफ चाहूँगी। शर्मीला साहिबा, एग्जैक्टली एक हफ्ता हो गया है चेयरमैन पीटीआई को जो है वो जेल में इस वक्त, और उस वक्त कहा गया था बड़े सीनियर लॉयर से, उन्होंने कहा जी एक हफ्ते के अंदर जो है वो बेल हो जाएगी, लेकिन अब जो लग रहा है वो ये है कि यक के बाद दीगरे, केस के बाद केस जो है वो आ रहा है। साइफर का केस है और बहुत सारे इशूज़ हैं जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें एक केस से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में वो जेल से बाहर होंगे, या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, जो 2018 में हुआ था वही होने जा रहा है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और कानून और अदालतें बताएंगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। वो जेल के अंदर होंगे या बाहर होंगे, या उनकी ज़मानतें कब होंगी। पीपल्स पार्टी के तो रहनुमाओं ने 11 मेरे ख्याल से शर्मीला साहबा के कुछ ऑडियो का जो है वो इशू आ रहा है। बैलेंसिंग तभी होगी जिस वक्त 2018 की तरह इस वक्त 2023 में खान साहब जो हैं वो जेल में होंगे। नहीं, कतई नहीं। देखिए,
तोशा खाना का हमने नहीं कहा था कि आप रियासत मदीना का दावा करें, मुस्लिम उम्मा के लीडर बने, 2 झंडे लगाएं, अखलाकियात के ऊपर, मज़हब के ऊपर, सियासत के ऊपर लोगों को लेक्चर दें और बताएं कि मज़हब को मेरे साथ कोई नहीं जानता, मगरिब को मेरे साथ कोई नहीं जानता। हमने तो नहीं कहा था ना। अब उसके बाद आपके घर के अंदर ही ऐसे मामला थे कि तोहफे आ रहे थे, तोहफे जा रहे थे, तोहफे बिक रहे थे, पैसे खाए जा रहे थे। तो ये किसी ने नहीं कहा था आपको करने को। कल को खान साहब खुदा ना खास्ता किसी का मर्डर कर देते हैं तो क्या इस बुनियाद पे उनको बेल मिल जाए और उन्हें जेल में ना डाला जाए क्योंकि इलेक्शन सवाल का जवाब नहीं दिया? नहीं, 18 की तरह 23 में जैसे नवाज शरीफ साहब 18 के इलेक्शन जब हुए तो जेल में थे, खान साहब आपको जेल में नजर आ रहे हैं। देखिए खान साहब की लीगल मामलात आगे कैसे चलते हैं बहुत अर्ली है मेरे लिए। लीगल मामलात या उनके पॉलिटिकल मामलात और उनके और मामलात जो हैं वो किसके साथ कैसे चलते हैं? देखिए ना, अपीलें दायर होनी है, अपील दायर हो चुकी है। एज अ लॉयर मेरे लिए ये कहना बहुत कब्ल अज़ वक्त है कि बेल होगी कि नहीं होगी, और इस पे क्या सारा ही करनी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लॉयर तो पूछ नहीं रही, मैं एज अ पॉलिटिशियन पूछ रही थी। एज अ पॉलिटिशियन भी अगर आप मेरे से पूछें, एज अ पॉलिटिशियन भी अगर पूछें तो देखें फिर वही बात है, अगर कोई मर्डर करता है तो सिर्फ इलेक्शन पर्पसेस के लिए ये कहा जाए कि जी ये कातिल है, बट चले कोई नहीं क्योंकि 2018 में मियां साहब बंद थे, ये तासर जाए कि ये भी बंद है तो इसने कत्ल किया, कोई बात नहीं, इसको इलेक्शन लड़ने देते हैं। पंजोटा साहब, अगेन आपसे भी, आप भी लॉयर हैं, आप भी ये नहीं कह सकते कि कब वो बेल होगी, लेकिन बेल लीगल एस्पेक्ट से ज़्यादा आई थिंक इस केस के जो हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो हमारे सामने हैं। अगेन ग्राउंड रियलिटीज़ इस मुल्क की किस तरह चलती हैं। 2018 की तरह 23 में आपको खान साहब जो हैं वो जेल में नज़र आते हैं बिफोर द इलेक्शंस। डू यू सी हिम आउट ऑफ जेल बिफोर द इलेक्शंस? देखिए मैं तो जी लीगैलिटीज पर इसलिए कमेंट करना चाहूंगा कि जब कोई कन्विक्शन होती है 5 साल की, 5 years एंड बिलो, ये चूंकि 3 साल की है, तो उसमें यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि नोटिस करने के बाद जब उसकी पहली डेट आती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। सो जहां तक उनकी सेंटेंस है वो तो सस्पेंड हो जाएगी, पर ऑफ कोर्स कन्विक्शन तब सस्पेंड होती है, खत्म होती है जब अपील का फाइनल फैसला आता है। सो आई सी के इन अनदर 2-3 वीक्स इनकी जो ये सेंटेंस है सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये बन गई है कि साथ साथ सारी बेल्स उनकी विड्रॉ हो गई हैं। तो वो होगा ये कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो मामला चलता रहेगा, रिपल डाउन इफेक्ट। और माशाल्लाह केसेस तो इस वक्त 180+ हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है जी वही नवाज शरीफ साहब वाली हिस्ट्री रिपीट होगी, और रिजल्ट भी इनको नवाज शरीफ वाला जो है वो मिल जाएगा बहुत जल्दी। और वो मैं वंस अगेन कहता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस, वो रिजल्ट क्या है, वो क्या रिजल्ट है वैसे? आई थिंक रिजल्ट तो कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी बोलना, लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट जो भी हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है दैट इज अ वेरी फेयर डिमांड फॉर एवरी पॉलिटिकल पर्सन। तो अगर उस डिमांड से आप देखेंगे तो जिस डब्बे में वोट जाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसी डब्बे से निकल के गिने गए, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। हाउ कैन वी प्रेडिक्ट, बट आई थिंक हिज पोजीशन इज नॉट बैड एट द मोमेंट। तो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, आई थॉट कि शायद आप इस तरफ हिंट कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, जो कि आरटीएस जिसका आता है कि जी आरटीएस बैठ गया था, तो उस तरह की आप समझ रहे हैं कि कुछ होगा? नवाज शरीफ साहब जीत रहे अगर उस तरह का कुछ होता है जी, या किसी किस्म की भी किसी की कोई, मुझे नहीं पता कौन जीत रहा था, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर किसी किस्म की मनूवर करने की कोशिश की जाती है वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं सिर्फ आपके आगे 3 लाइनें पढ़ना चाहूंगा, 3 लाइनें सिर्फ, उसके बाद फैसला खुद करना है। हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं, आइन के दिबाचे में लेकर। इससे आप डिविएट करेंगे तो बस फिर हाइब्रिड सिस्टम चलेंगे। इससे तो डिविएट हम अक्सर और बेशतरी करते हैं, ये मैं और आप और अता साहब दुआई कर सकते हैं कि इससे को डिविएट ना करें। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अता तार साहब आपका, और शर्मिया साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।